लाइफ प्रोसेसेस, फोर प्रोसेस स्टार्टिंग विद न्यूट्रिशन। आज हम न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे एंड अगर टाइम परमिट करता है तो दूसरा प्रोसेस रेस्पिरेशन पे भी विल टच अपॉन रेस्पिरेशन एज वेल। So let's begin with our nutrition part. What is a nutrition? A nutrition is something that is required by the body for obtaining energy and also for performing various other activities. जो सारी की सारी एक्टिविटीज जो हम पढ़ने वाले हैं, सारी दूसरी लाइफ प्रोसेसेस है, वो सारी लाइफ प्रोसेसेस को चालू रखने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए यू रिक्वायर न्यूट्रिशन. Now, on the basis of how the nutrition is taken, we divide the living organisms into two type of nutrition. Nutrition take करने के दो तरीके हो सकते हैं. One is autotrophic nutrition and another is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition का मतलब होता है when you prepare your own food, and heterotrophic nutrition का मतलब होता है when you when the food is prepared by something else, some other organism, and you directly obtain the nutrition from that, and that is what you call it as heterotrophic nutrition. And then we also had a brief discussion about why is plant not a heterotrophic nutrition. हाँ, प्लांट का न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक क्यों नहीं कहते, जबकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी इस्तेमाल कर रहा है अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए. तो सो द आंसर हमने दिया था दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, whereas the food which is prepared is an organic material. So you need to have organic. So the food is always considered as an organic part, not an inorganic part. और ऑर्गेनिक क्या होता था उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया था कि जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स आपको दिखेंगे उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं. एक एग्जांपल जो हमने ऑलरेडी देख चुके थे उसका भी हमने देखा था C6H12O6 विच इज नथिंग बट योर ग्लूकोज. हमने चैप्टर 1 में देखा था. तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है, तो उसको हम फूड में कंसिडर कर सकते हैं. बट इनऑर्गेनिक, कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है. वाटर में सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक. एनीथिंग दैट डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन बोथ, दोनों होना कंपलसरी है. दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो उसको हम इनऑर्गेनिक कंसिडर कर सकते हैं. दिस इज इन जनरल डेफिनेशन. उसको ज्यादा हार्ड एंड फास्ट, मतलब उसको एकदम ही टाइटली बाइंड कर अपने दिमाग में मत फिट कर दीजिएगा. इन जनरल ऐसा हम कह सकते हैं कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है वो ऑर्गेनिक होता है, जिसमें कार्बन या तो हाइड्रोजन दोनों में से कोई भी एक चीज भी ना हो तो उसको हम इनऑर्गेनिक कह सकते हैं. दोनों ना हो तो भी वो इनऑर्गेनिक कहलाएगा. एनीवेज हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन में ज्यादा नहीं जाना है. हमें तो देखना है कि न्यूट्रिशन क्या होता है. न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स परफॉर्म करता है, और प्लांट्स के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला जो फंक्शन है जिसके द्वारा वो फूड प्रिपेयर करता है दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. अब ये फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में जो मेन पॉइंट्स है वो देख लेते हैं. तो autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which the autotrophs take in carbon dioxide and water and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll. In the presence of chlorophyll and sunlight is called as photosynthesis. Now this is the definition of photosynthesis. अगर इसको जनरल भाषा में, सादी भाषा में बात करें तो when an organism takes carbon dioxide and water and converts it into glucose or converts it into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll, with the help of a chlorophyll and in the presence of sunlight, then such a process can be called as a photosynthesis. And if we kind of divide this photosynthesis into ये word को अगर मैं दो टुकड़ों में बांटूं जिसे etymology कहते हैं, if I find out the etymology of photosynthesis, it is made up of two words. One is photo, which comes from photon, and synthesis. So photon का मतलब होता है light and synthesis का मतलब होता है prepare. यहाँ पे it means that a process in which we are preparing something in the presence of light, and that's why the word photosynthesis. तो अभी तक आपने फोटोसिंथेसिस वर्ड सुना था, आज उसका बाइफरकेट कर उसको दो टुकड़ों में बांटकर उसका मीनिंग भी समझाया जा रहा है. सो दैट यू अभी नेक्स्ट टाइम देखो बायोलॉजी इज सर्टेन इज अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट इन विच यू ऑलवेज एनकाउंटर्स वेरियस डिफरेंट न्यू वर्ड्स. बहुत ही नए नए वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं और अजीब अजीब से वर्ड आते हैं.
ऐसे वर्ड आते हैं कि जिसको हमें पढ़कर ऐसा लगता है कि ये काश बायोलॉजी बनाया ही ना होता। बट द प्रॉब्लम विद दैट इज कि हमें वो वर्ड इसलिए डिफिकल्ट लगता है बिकॉज वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड आउट द एटिमोलॉजी ऑफ इट। एटिमोलॉजी का मतलब होता है नॉट ट्राइंग टू फाइंड आउट द रूट मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स। हर एक वर्ड है आप देखोगे ना, तो नॉट एवरी वर्ड बट मैक्सिमम टाइम द वर्ड्स आर दिस, इसी तरीके से बनाए गए होते हैं। किसी ना किसी दो वर्ड को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया होता है। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, एक्सो एंड एंडो, ये दो शब्द का मीनिंग देखा था। क्या था एक्सो का मीनिंग, कोई बताएगा? सर हीट बाहर निकलते हो हीट बाहर आपको भी। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज गलती कर दी। आप लोगों ने समझ लिया कि एक्सो के बाद में मैं थर्मिक ही बोलने वाला हूँ, लेकिन वो तो थर्मिक अगर बोला ना तो हीट के बारे में बात हो रही है। एक्सो का मीनिंग होता है आउटसाइड। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज ओनली दिस। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और थर्म का मतलब होता है हीट। अगर आपको ये पता है ना, तो आप बहुत ही अलग अलग प्रकार के मीनिंग्स, जो नए वर्ड्स आएंगे आपके सामने, फिर भी आप उसका मीनिंग आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर आपको थर्म का मीनिंग पता है, हीट होता है, और मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट। मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट। तो थर्म और मीटर, तो दोनों को मिलाकर एक शब्द बन जाता है थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर क्या करता है, तो आपको आंसर डायरेक्टली पता चल जाएगा। कैसे? कि भाई थर्म का मीनिंग मुझे पता है, हीट होता है। मीटर का मतलब होता है मेजर करना, तो जो हीट को मेजर करे उसको थर्मोमीटर कहते हैं। एक्सोथर्म, यानी कि एक्सो मतलब आउटसाइड होता है, थर्म मतलब हीट होता है, तो जो हीट को बाहर फेंके उसको एक्सोथर्म कहते हैं। उसी तरीके से एंडोथर्म, तो एंडोथर्मिक का मतलब होता है, एंडो मतलब अंदर होता है। तो अगर ये सारे वर्ड्स का मीनिंग पता हो तो बायोलॉजी काफी आसान बन सकता है इफ यू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। ये छोटे छोटे जो वर्ड्स है वो वर्ड्स का मीनिंग पता कर लो, तो जब वो क्लब होगा, बट ये एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। बायोलॉजी में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं उनको पढ़ने का ये है, तो यही एक तरीका होता है जिससे आपको वो सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आसानी से याद हो जाते हैं। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। केमिकल इक्वेशन क्या रहा है जब फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस हो रही है, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन दैट इज गोइंग ऑन। सो द केमिकल इक्वेशन इज दिस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बस यही दो कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे आपका बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, ग्लूकोज कह सकते हैं, दोनों फॉर्मूला सेम है। C6H12O6 बनता है एंड ऑक्सीजन इज गेटिंग रिलीज। आपको पता ही है, हमने काफी बार सुना है कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये रहा वो फॉर्मूला, ये रहा वो केमिकल इक्वेशन, जिससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हाँ, ऑक्सीजन इज गेटिंग रिलीज फ्रॉम दैट केमिकल इक्वेशन। तो जो प्लांट ग्रीन कलर का नहीं है, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा भी नहीं और ऑक्सीजन को छोड़ेगा भी नहीं। तो जब हम बोलते हैं कि प्लांट्स उगाने चाहिए, वी शुड प्लांट द ट्रीज, व्हाट डू आई मीन इज वी शुड ऑलवेज प्लांट द ट्रीज विच आर ग्रीन प्लांट्स। अब जो ग्रीन प्लांट नहीं है वो लोग डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेंगे और ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेंगे। अब वैसे प्लांट्स होते हैं, बहुत कम होते हैं, बट माई पॉइंट बीइंग ओवर हियर इज काफी ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जिसके पत्ते जो होते हैं वो मरून कलर के या फिर क्या कहते हैं, ब्राउन कलर के उनके पत्ते होते हैं। तब वो ब्राउनिश कलर के पत्ते हैं, मरून कलर के अगर पत्ते हैं, तो वो जो दोज लीव्स वोंट बी परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, and if those leaves are not performing photosynthesis, that means they are not taking up the carbon dioxide from your atmosphere and neither it is releasing oxygen into the atmosphere. तो अगर आपका वो प्लांट लगाने के पीछे का हेतु ये था कि थोड़ा पॉल्यूशन कम हो जाए और ऑक्सीजन थोड़ा बढ़ जाए, तो वो हेतु आपका यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। दैट पर्पस इज नॉट गेटिंग फुलफिल। अगर आपका हेतु था कि सिर्फ आपका घर थोड़ा या आपका ऑफिस का जो स्पेस है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे, तो वो डेफिनेटली फुलफिल होगा। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का नॉर्मली यही काम होता है कि वो आपके आसपास की एनवायरनमेंट को थोड़ा सा अच्छा दिखे, एस्थेटिक लुक दे। लेकिन ये जो एक्चुअल काम करवाना चाहते हो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलवा कर ऑक्सीजन डलवाना चाहते हो, तो वो सिर्फ ग्रीन प्लांट ही करेंगे। उसके अलावा वाला दूसरे कलर वाला कोई भी प्लांट होगा तो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, उसमें कुछ अलग प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस इज नॉट आवर लुकआउट राइट नाउ, बट देन
यू शुड जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन अब आपको पता चल गया है, तो वो इक्वेशन से इस तरीके के एनालॉजी, इस तरीके का डेरिवेशन भी अपने दिमाग में डिराइव कर सकते हैं अपने, कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, उस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। नाउ अगेन वन मोर थिंग, ये रात को नहीं होता है, दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द नाइट। इसलिए तो कहते हैं कि रात को कभी भी पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या है कि सुबह को वो पेड़ जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा होता है, इसलिए ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहा होगा। रात के टाइम पे सनलाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, और फोटोसिंथेसिस नहीं है तो आपका ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं हो रहा है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू शुड नॉट स्लीप अंडर द ट्री ड्यूरिंग द नाइट। अब देखो, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, द प्रोसेस विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज फोटोसिंथेसिस। बट देयर इज वन मोर प्रोसेस दैट अकर्स इन द प्लांट। प्लांट में एक और प्रोसेस होता है जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं, और वो प्लांट में नहीं होता, वो हर एक जीवित इंसान, हर एक जीवित ऑर्गेनिज्म में होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हर एवरी ऑर्गेनिज्म इन रेस्पिरेशन will take oxygen and give out carbon dioxide. इवन प्लांट भी ऐसा ही करेंगे। प्लांट भी जब रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो 24 घंटे चलते रहना चाहिए। रेस्पिरेशन का मतलब सांस, तो सांस चलती रहनी चाहिए। अगर सांस लेना कोई भी बंद कर देगा तो मर जाएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म सांस लेना बंद कर देगा तो मर जाएगा। तो वैसे ही प्लांट भी सांस लेते हैं, और सांस लेते वक्त यानी कि रेस्पिरेशन करते वक्त ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। रात के टाइम पे भी रेस्पिरेशन चल रहा होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन करने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है, रेस्पिरेशन नॉर्मली चलते ही रहता है 24 घंटे। रात को रेस्पिरेशन चल रहा होगा, सुबह को भी रेस्पिरेशन चल रहा होगा, दोपहर को भी चल रहा होगा, सब टाइम पे रेस्पिरेशन चलता रहता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ सुबह के टाइम पे होता है। अब आप समझ सकते हो कि ड्यूरिंग मॉर्निंग के टाइम पर रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस दोनों चल रहा है, इसलिए आप कह सकते हो कि ट्री के नीचे जब खड़े रहोगे तो तभी नॉर्मल है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन रात के टाइम पर जब रहोगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होगा, रेस्पिरेशन तो चल रहा होगा। रेस्पिरेशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और इसलिए ट्री के नीचे वाले पार्ट में यू विल गेट अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नॉट वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ ज्यादा मात्रा में हमारे अंदर आ जाए तो इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। दैट इज व्हाई you should avoid sleeping under the tree during the night. बेसिकली जब भी लाइट ना हो तभी, जब उजाला ना हो तभी ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज ओवर हियर। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम। सबसे पहला सनलाइट, दूसरा है क्लोरोफिल, और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंट्री लेता है और कहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे ऐड करते हुए देखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इट एंटर्स थ्रू दिस स्टोमेटा। यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड स्टोमेटा। इफ यू हैवंट हर्ड इट, व्हाट इज इट? हाँ सर वो है जिसके अंदर से कुछ भी एयर जाती है, मतलब ऑक्सीजन और Yes. कार्बन डाइऑक्साइड जाती है निकलती है। yes exactly. If I'm not wrong, स्टोमेटा आपको लास्ट ईयर भी था। स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों था। गार्ड सेल्स वगैरह आपने देखे हुए थे 9th स्टैंडर्ड में। इट वाज देयर कि गार्ड सेल्स क्या होते हैं, गार्ड सेल्स के ओपन और क्लोज होने से कैसे अंदर सारी चीज़ें, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एंट्री होती है, और ये सर इस बार भी है। ओके, आई विल जस्ट शो यू फिगर। स्टोमेटा एग्जैक्टली कहाँ पे होता है पहले वो बता देते हैं, और मैं जो ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ गार्ड सेल वगैरह वो भी समझा देता हूँ, डोंट वरी। देखो ये आपका लीव्स है, ये लीफ मैंने पत्ता बनाया, पत्ते के नीचे वाली साइड पर यू हैव अ लॉट ऑफ होल्स, बहुत सारे होल्स होते हैं। द करेक्ट वर्ड इज पोर्स। तो बहुत सारे पोर्स होते हैं नीचे, पत्ते के नीचे वाली साइड पर, और वहां पे ये पोर्स, वो जो होल होते हैं ना, उसी होल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री लेता है, और उसी होल के थ्रू ऑक्सीजन भी बाहर रिलीज किया जाता है।
और वो जो होल होता है उसी होल को हम स्टोमेटा कहते हैं। सी दिस इज हाउ द स्टोमेटा लुक्स। ये पत्ते का, अब ये एक्सैजरेटेड पार्ट है, दिस इज इतना बड़ा नहीं होता है होल, ये ऐसा समझो कि बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर कर आपको दिखाया गया है सो दैट आपको हर ढंग से समझ में आए, इसीलिए। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि आप पत्ता लेकर देखोगे और पीछे की तरफ देखोगे, सर इतना बड़ा तो यहाँ पे कोई होल दिख नहीं रहा था, आपने तो मुझे टेक्स्ट बुक में इतना बड़ा होल दिखाया था। तो वो इसीलिए है क्योंकि आप देख पाओ, इसलिए मैग्नीफाई कर कर दिखाया जा रहा है। दिस इज नॉट हाउ इट एक्चुअली लुक्स। आपको आंखों से देखोगे डायरेक्टली तो आपको दिखेगा भी नहीं उतना बड़ा होल, आपको तो शायद होल भी ना समझ में आए कि वहां पे होल है कि नहीं, बट उसको जब आप मैग्नीफाई करोगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको वो दिखेगा। तो वो ऐसा दिखता है। क्या दिखता है वो होल, किस तरीके का होता है? यहाँ पे ये किडनी शेप की दो बॉडी गार्ड्स है, और होल कहाँ पे है? दिस इज दैट होल विच वी आर टॉकिंग अबाउट। अब जब ये किडनी शेप वाले, ये जो है ना किडनी शेप जैसे, इनको कहा जाता है गार्ड सेल्स, GAURD, गार्ड। एक तरीके से ये रक्षा कर रहे हैं आपके दरवाजे की। स्टोमेटा इज अ दरवाजा थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन बी एक्सचेंज, और ये वो दरवाजे को खोलने का और बंद करने का काम ये द्वारपाल करते हैं, इसलिए उनको गार्ड सेल कहा जाता है। अब ये जब गार्ड सेल के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा, जब इसके अंदर हम वाटर भर देंगे तो ये मोटे हो जाएंगे, और मोटे होने के कारण ये बीच में गैप, देयर विल बी अ लॉट ऑफ गैप इन बिटवीन। और ये जो जब ये गैप खुलेगा, मतलब ये गैप बड़ा हो गया, खुल गया, इसलिए तुरंत वहां अंदर जो खड़ा हुआ ऑक्सीजन जो लाइन में खड़ा था वो तुरंत बाहर चला जाएगा, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड खड़ा था वो तुरंत अंदर एंट्री ले लेगा। फिर ये गार्ड सेल में से पानी निकाल दिया जाएगा तो पतले हो जाएंगे। ये रहा वो वाला सिचुएशन जब पानी निकल चुका है, अब वो पतला हो गया है। गार्ड सेल जैसे ही पतला हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, दोनों गार्ड सेल एक दूसरे के साथ इतने चिपक जाएंगे कि बीच में ये जो होल है वो होल बंद हो जाएगा। यू कैन सी ओवर हियर दिस इज क्लोज्ड, ये वाला जो है वो ओपन है। तो ओपन कब होगा? जब गार्ड सेल के अंदर जब पानी भर देंगे, गार्ड सेल को अंदर पानी भरेंगे तो वो मोटा हो जाएगा, मोटा होने के कारण दोनों मोटे हो जाएंगे, दोनों मोटे होने के कारण बीच में गैप रह जाएगा, और जो बीच में गैप रहेगा इसलिए हम कहते हैं कि स्टोमेटा ओपन हो गया। और फिर बाद में वापस है गार्ड सेल में से जब पानी निकल जाएगा तो वो पतला हो जाएगा, पतला होने के कारण आप कहोगे कि बीच में से गैप जो था वो बंद हो गया, एंड दस स्टोमेटा क्लोज हो गया। तो ये सारी डिटेल को थोड़ा अभी फिर से साइड में रखते हैं। अब एक मेन पॉइंट पर आ जाओ कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा इज अ पोर, जो एक होल है आपके पत्ते के नीचे की साइड पर पाया जाता है, और उस होल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड लेना है पत्ते को फोटोसिंथेसिस के लिए, वो उसी स्टोमेटा के थ्रू लेगा, और ऑक्सीजन भी उसी स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर देगा। वापस से जब आएगा तब मैं इसको एक और बार स्टोमेटा का वर्किंग एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर जिसको नहीं समझ में आया है वो। अभी फिलहाल के लिए जहां पे थे वहां पे फिर से आ जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट अगेन थ्रू द स्टोमेटा ऑफ अ लीफ। एंड सेकेंड वन मोर थिंग जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है पानी। अब जब मैं वाटर बोलता हूँ तो इट डज नॉट मीन इट इज ओनली वाटर, प्योर वाटर नहीं होता है कभी भी। ऑलवेज वाटर विल कंटेन अ लॉट ऑफ मिनरल। So water sorry, so water plus dissolved minerals, it will contain a lot of minerals, that is nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, and बहुत सारे ऐसे बहुत से मिनरल्स आएंगे उस वाटर के साथ, और वही मिनरल्स बाद में ये आपके फ्रूट के अंदर आते हैं, और वही आप जब फ्रूट्स खाते हो तो आप बोलते हो कि हाँ इसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा है, इसके अंदर विटामिन सी ज़्यादा है, ये जो सारी चीज़ें बोलते हो वो कहाँ से आता है? वो जनरली इसी वाटर के द्वारा मिनरल प्रोवाइड किया जाता है, और वही मिनरल को बाद में फ्रूट के अंदर स्टोर किया जाता है, और उसको जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर आता है वो etc. are taken up by the roots to the soil, roots of the soil, and thus these are the raw materials used for the photosynthesis. This is a very important question from your exam point of view. आपसे पूछा जाएगा कि राइट डाउन द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो रॉ मटेरियल में ये तीनों चीजें आपको लिखनी है, सनलाइट, क्लोरोफिल, एंड तीसरी चीज में आप लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
carbon dioxide is taken up into the leaf via stomata, and oxygen, which is a byproduct of this photosynthesis process, is released again through the stomata itself. Then water, how do I get water? तो water stomata से नहीं मिलता है, याद रखिएगा, water तो रूट में से मिलेगा, तो रूट उसे एब्जॉर्ब करता है पानी को, पानी के साथ मिनरल भी आते हैं और वही मिनरल बाद में वाटर और मिनरल सब पहुंचते हैं क्लोरोफिल में, और फिर बाद में क्लोरोफिल में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, एंड व्हाट वी गेट एज अ रिजल्ट इज द फूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी कि C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. साइट का मतलब होता है कौन सी जगह पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है. अब ट्री तो इतना बड़ा है, अब ये बड़े ट्री में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है. अब तो ट्री में भी चालू, हमें ये भी पता है कि ट्री के अंदर भी कहाँ पे होता है, तो ट्री में लीव्स में होता है, लीव्स में एग्जैक्टली कहाँ पे होता है, तो वी आर गोइंग टू लुक एट दैट. So some cells contain green pigments, which are the cell organelles called chloroplasts, and this chloroplast contains what we call it as chlorophyll. This is something which we have learned in 9th standard cell organelle chapter number 5. सेल कर जो चैप्टर है 9th में, उसमें हमने देखा था, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिस पढ़े थे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या पढ़ा था, और कुछ सेल ऑर्गेनेली का नाम याद आ रहा है? न्यूक्लियस, जाइलम, फ्लोएम. ओके, ठीक है. तो इसी में ये एक क्लोरोप्लास्ट भी एक आपका सेल ऑर्गेनेली था. इसका दिस क्लोरोप्लास्ट वाज अ सब कैटेगरी ऑफ क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट नाम का एक सेल ऑर्गेनल होता है, उसका एक सब कैटेगरी होता है क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट वो होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है. दिस इज द प्लेस जहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है. जो ऊपर हमने केमिकल रिएक्शन देखा ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स यू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन. ये वाला जो हमने इक्वेशन देखा, वो इक्वेशन एग्जैक्टली कहाँ पे अकर हो रहा है? इट इज टेकिंग प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनल जो है उसके अंदर हो रहा है. तो सेल में भी मतलब ग्रीन कलर का प्लांट, सॉरी ग्रीन कलर का लीव, उस ग्रीन लीव के अंदर आप कोई एक सेल को पकड़ो, उस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट को देखो, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है और वहां पे जाकर ये परफॉर्म हो रहा है. ये दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ वो हियर वी हैव बीन गिवन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ. क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ का मतलब देखो, ये लीफ आपको दिख रहा होगा ऊपर, और वो लीफ को हमने किस तरीके से तोड़ा है, ऐसे यहाँ से स्लाइस कर दिया है. यू कैन सी दैट लीफ को हमने कैसे स्लाइस किया है, और वो स्लाइस करने के बाद ये जो पतली सी डंडी है, वो पतला सा पार्ट है, उसको हमने जूम कर देखा है. सिर्फ इतने पार्ट को हम जूम कर रहे हैं, यू कैन सी ओवर हियर. और उसको जब जूम कर देखा तो हमें कुछ ऐसा दिखता है. तो ये है दिखने में इतना पतला सा लीफ इतना पतला दिखता है, लेकिन वो उस पतले वाले पार्ट को भी जब हम जूम करते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार के सेल दिखते हैं. अब इसमें कुछ सेल के नाम हमें याद रखने हैं. वी नीड टू रिमेंबर फ्यू ऑफ द नेम ऑफ दिस सेल्स. फर्स्ट वन इज अपर एपिडर्मिस. अब ये नाम वापस से आप देखोगे तो बहुत अजीब सा नाम आ रहा है, बोलोगे सर तो याद ही नहीं होने वाला है. लेकिन याद करने के लिए आपको एक शब्द का नाम समझना पड़ेगा, डर्म. और ये नाम आपने सुना भी हुआ है, स्किन. डर्मिकुल. हाँ, स्किन. आपने गर्मियों के टाइम पे डर्मिकुल लगाते हो, नाम सुना होगा, डर्मिकुल, ठंडा ठंडा कूल कूल. तो डर्मिकुल क्यों कहते हैं? उसको डर्मिकुल इसलिए कहते हैं क्योंकि डर्म का मतलब होता है स्किन, और स्किन को जो ठंडा रखे ऐसा पाउडर, इसीलिए डर्मिकुल. तो अब डर्म समझ में आ गया कि डर्म का मतलब स्किन होता है. अब एपिडर्मिस. वैसे एपी का मतलब होता है ना, एपी का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो लेयर.
तो स्किन का जो लेयर होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाली पार्ट का लेयर है, ऊपर का स्किन लेयर है, इसीलिए अपर एपिडर्मिस। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड will be helpful for you to remember the name of this part, that आपके लीफ का ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं। वैसे उसके ऊपर भी एक छोटा सा पतला सा लेयर होता है, बहुत ही पतला एक लेयर है यहाँ पे ऊपर, ये जो होता है उसको कहते हैं वैक्सी क्यूटिकल। वैक्सी क्यूटिकल, व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सी क्यूटिकल? तो ये वो वाला पार्ट है लीफ का, आपने देखा होगा कि जब आप लीफ पत्तों के ऊपर जब पानी डालते हो तो पानी उसके ऊपर चिपकता नहीं है, पानी एक तरीके से बॉल जैसा बन जाता है और फिर खिसक कर नीचे की तरफ चला जाता है। मतलब इट जस्ट सीम्स के जैसे कि पानी उसको छू ही ना रहा हो। आप अपने स्किन के ऊपर पानी डालो तो वो चिपक जाता है आपकी स्किन के साथ पानी, लेकिन जब आप इसके ऊपर डालते हो लीफ के ऊपर तो ऐसा ही दिखता है कि जैसे कि वो पानी लीफ को छू ही ना रहा हो, सिर्फ उसके ऊपर हवा हवा में उड़ रहा हो। तो वो जो फील होता है वो क्यों ऐसा दिखता है, उसका रीजन है कि यहाँ पे लीफ के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल नाम की चीज होती है। अब वैक्सी क्यूटिकल का मतलब क्या है तो समझ लीजिए सिंपल ये भाषा में कि वैक्सी मोमबत्ती जो होती है, मोमबत्ती वैक्स से बनी हुई होती है, तो वो बस वो मोमबत्ती जैसी चीज है। जैसे आप मोमबत्ती का जो वैक्स होता है वो किसी के ऊपर लगा दो और फिर ऊपर पानी डालो तो उसके ऊपर पानी चिपकेगा नहीं। तो जस्ट उसी तरीके से लीफ के ऊपर भी एक बहुत ही पतली लेयर होती है वैक्स की, जिसके कारण पानी उसके ऊपर चिपकता नहीं है, तो उसे कहते हैं वैक्सी क्यूटिकल। ठीक है, तो ऊपर हो गया वैक्सी क्यूटिकल, फिर उसके नीचे आ गया अपर एपिडर्मिस, और उस अपर एपिडर्मिस के नीचे आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे, ऐसे बहुत सारे ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट एग्जैक्टली कहाँ है? ये जो छोटा सा ग्रीन कलर का पैच है ना वो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। इसमें ये सारे के सारे जो रेड कलर में मैं अभी सर्कल बना रहा हूँ, दीज आर ऑल कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। ये पूरा ये क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर आपको पाया जाता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर यहाँ पे भी बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर भी बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे भी बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है। तो इस तरीके से आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट देखना था हमें कि एग्जैक्टली कहाँ पे पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इज एग्जैक्टली जस्ट बिलो दी अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के नीचे वाले पार्ट में, जस्ट उसके नीचे आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेगा और यहीं पे आपका फोटोसिंथेसिस होता है। अदर देन दैट ये सारे क्लोरोप्लास्ट है, बाय द वे दीज ऑल, ये सारे जो ग्रीन पिगमेंट है यहाँ पे नीचे भी दिख रहे हैं वो भी सारे के सारे, ये ऑल दीज ग्रीन पिगमेंट्स आर क्लोरोप्लास्ट, सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट है। और बीच बीच में आपको दिखेगी बहुत सारी ऐसी जगह जहां पे कुछ भी नहीं है, you'll just find this spaces, ये सारी खाली जगह है। ये खाली जगह कुछ नहीं है, इट्स जस्ट एन एयर स्पेस, वहां पे और कुछ भी नहीं है, मतलब और कोई ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, कोई सेल भी नहीं है, सेल ऑर्गेनल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे, इट्स जस्ट अ एम्प्टी स्पेस एंड दैट्स व्हाई एयर स्पेस लिख देंगे वहां पे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नीचे वाले पार्ट में आपको स्टोमेटा पाया जाता है, तो ये रहे आपके गार्ड सेल्स, दीज आर द टू गार्ड सेल्स। और उस हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि स्टोमेटा कहाँ पे है। तो स्टोमेटा आपका ये वाला पार्ट, दिस इज स्टोमेटा, ये जो खुला पार्ट है, अभी स्टोमेटा ओपन है। फिर ये गार्ड सेल नजदीक आ जाएंगे, जब एक दूसरे के ऐसे नजदीक आ जाएंगे तो ये वाला रास्ता बंद हो जाएगा। अब बाद में यहाँ से एंट्री नॉट अलाउड, यानी ना ऑक्सीजन, ना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा पाएगा, ना ऑक्सीजन बाहर आ पाएगा, तो वो गार्ड सेल्स बंद हो जाते हैं। रात के टाइम पर स्पेसिफिकली आपके गार्ड सेल्स पूरी तरह क्लोज्ड होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एक्सचेंज बहुत ही कम हो रहा होता है, सिर्फ कुछ आधी गार्ड सेल्स खुले होते हैं रेस्पिरेशन के लिए जो जरूरत होती है उसके लिए, बाकी मैक्सिमम ऑफ द गार्ड सेल्स रेस्ट कर रहे होंगे। और ये जो नीचे वाला लास्ट पार्ट आया, दिस इज कॉल्ड एज लोअर एपिडर्मिस। तो गार्ड सेल जो है वो लोअर एपिडर्मिस का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब तो नाउ यू नो लेयर ऑफ अ स्किन, नाउ दिस इज द नीचे वाली लेयर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज लोअर एपिडर्मिस। नाउ यू मे बी थिंकिंग सर ये इसके पीछे इतना समय क्यों बिताया, बिकॉज दिस इज अ डायग्राम विच यू नीड टू प्रिपेयर। ये डायग्राम आपको आ सकता है एग्जाम में,
इस डायग्राम का नाम कहा जाता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ। तो आपको बायोलॉजी में काफ़ी सारे डायग्राम्स आएंगे, सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसमें आज पहली बार आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है बायोलॉजी का। द फर्स्ट डायग्राम इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ। आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द नेम्स एज वेल, कहाँ पे कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है, वो सारे नाम हमने देख लिए। तो पहला है वैक्सीक्यूटिकल, आई विल जस्ट रिवाइंड इट वंस अगेन। पहला है वैक्सीक्यूटिकल, सबसे ऊपर एक पतली सी लाइन है और कुछ नहीं है, इट्स ओनली जस्ट वन वेरी थिन लेयर। आप देखो जूम करके भी देख रहे हो तो भी पतला दिख रहा है, तो समझ सकते हो कि कितना पतला होगा वो। उसके बाद आता है अपर एपिडर्मिस, उसके नीचे आ गया क्लोरोप्लास्ट, फिर बीच में बहुत सारी एयर स्पेसेस, और नीचे आएगा लोअर एपिडर्मिस जिसके अंदर है गार्ड सेल्स। अब आपको इसका जब बना रहे हो डायग्राम तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि रेक्टेंगल लेकर आ गए, फिर वो 2 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर खींचा, फिर बाद में दूसरा 2 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर का, वो 5.1 हो गया तो रब कर दिया, नहीं नहीं 5.1 नहीं, वो 5 ही सेंटीमीटर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं करना है, यू कैन जस्ट ड्रॉ इट विद अ रफ स्केच। ये बिल्कुल रफ स्केच बनाना है, और रफ स्केच बनाते वक्त बस नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रफ, बहुत ही ज़्यादा गुचवाड़ो भरेलो नहीं हो चाहिए कि क्या कर रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखो, ये मैंने जैसे बनाया बस बिल्कुल वैसे ही आप भी सेल बना दोगे, ये बन गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ डेफिनेटली मिस आउट कर दोगे, और वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट किया। वो है ये वाला पार्ट, ये काला टिक्का लगाना भूल जाओगे, जिसके कारण आपको आंसर को नज़र लग जाएगी। अगर ये काला टिक्का नहीं लगाओगे तो नज़र लग जाएगी आपके आंसर को, क्योंकि ये काला टिक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट काला टिक्का था जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये रहा वो काला टिक्का, यहाँ पे भी है काला टिक्का। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट इट्स अ न्यूक्लियस ऑफ द सेल। यस, वेरी गुड, आई एम वेरी मच हैप्पी टू get the answer from your side. Definitely every cell contains a nucleus, and if you are drawing a cell and if you don't draw the nucleus, that cell is dead. तो डेड सेल को क्या स्टडी कर रहे हो, मरे हुए को क्या करने का, जिंदा चीज को आप स्टडी कर रहे हो, तो वो जिंदगी को दिखाने के लिए वहां पे काला टिक्का होना जरूरी है, यानी कि वो न्यूक्लियस होना जरूरी है। या सो दैट्स इट, दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू हाईलाइट ओवर हियर। सिमिलरली यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब देखो एक और चीज बता देता हूँ कि जैसे ये वाला सेल है, यहाँ पे आपको इस तरीके से बनाया है, ऐसा बनाया, फिर अंदर ऐसे कर कर कुछ बनाया। तो जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसे ही बनाओ, आप ये वाला अंदर का शेप ऐसे ही बना दोगे तो भी चल जाएगा, इट्स नॉट नेसेसरी, ये बिल्कुल रफ स्केच ही है। तो डोंट ट्राई टू कंप्लीटली इमिटेट वॉट एवर इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, को पूरा का पूरा इमिटेट करने की जरूरत नहीं है, बस एक रफ नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए। और दूसरी चीज, हर एक चीज लेबल्ड होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी लेबल्ड वेरी परफेक्टली, अच्छे से लेबल करना जरूरी है। अब यहाँ पे एक चीज जो मैंने लेबल वाला पार्ट नहीं बताया, इट वाज दिस, लीफ के अंदर जो सारी चीज थी वो मैंने नहीं बताई। तो ये बीच वाला पार्ट है वेस्क्यूलर बंडल, वहीं से आपका जाइलम और फ्लोएम जो होता है, वो मेन जो पार्ट होता है जो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करने में काम लगता है प्लांट के अंदर, वो इसी जगह से मेन में से जाता है। उसको, ये जो मेन वाला बीच में वेन है उसको कहते हैं मिड रिब। मिड रिब, आपने रिब केज सुना होगा, आपके चेस्ट के अंदर जो होता है, जो हार्ट को लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, स्केलेटन का पार्ट, उसको रिब केज कहते हैं। तो इसलिए इसका नाम भी यहाँ पे रिब हो गया, और वो बीच में से पास हो रहा है इसलिए मिड रिब। तो प्लांट के ये लीफ का बीच में से जो ये वेन पास हो रहा है, उस मेन वेन को कहते हैं मिड रिब, और उस मिड रिब के अंदर ही आपका जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम को वेस्क्यूलर बंडल कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वेस्क्यूलर बंडल अगेन? तो देखो, वेस्क्यूलर का मतलब होता है, मस्क्यूलर नहीं है, वेस्क्यूलर है, और वेस्क्यूलर का मतलब मस्क्यूलर नहीं होता है। वेस्क्यूलर का मतलब होता है जो पाइपलाइन होती है उसको वेस्क्यूलर कह सकते हैं। वेस्क्यूलर का मतलब होता है पाइपलाइन, सिंपल। इट्स नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग व्हाट ऑफ वेस्क्यूलर, बट आपको याद रखने के लिए यही कर सकते हो कि जहाँ जहाँ पे भी वेस्क्यूलर शब्द लिखा है, मतलब समझ लीजिए कि वो पाइपलाइन के बारे में बात कर रहा है, देयर इज अ पाइपलाइन गोइंग ऑन, जिसके अंदर से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रही होगी। जाइलम और फ्लोएम तो डेफिनेटली सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करते हैं, वो दैट वी नो फ्रॉम आवर 9th स्टैंडर्ड। एंड देन
उसके आसपास में, ये मिड रिब के आसपास में वेन्स आती है। तो देखो यहाँ पे वेन है, ये वेन है, ये भी वेन है, ये वेन है, ये सारी वेन्स है। ठीक है, ठीक है, बस हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है लेमिना और अ लीफ ब्लेड, तो दैट इज नथिंग बट, वो सिर्फ ऐसे बोल रहे लीफ है और कुछ नहीं। लेमिना और अ लीफ ब्लेड का मतलब है लीफ है, एक लीफ का एक पत्ता है, बस दैट्स इट। यू कैन जस्ट राइट इट डाउन एज लीफ। तो दिस इज लीफ। लीफ की ये हो गई मिड रिब, ये हो गया वेन, और यहाँ पे आ गया वेस्कुलर बंडल, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। एंड देन यू कैन से कि मैंने ये वाले पार्ट को जूम किया हुआ है, तो इसको आप सर्कल करोगे, सर्कल कर कर ऐसा कर कर यहाँ पे ऐसे जूम बता दोगे कि यस, इसको मैंने बड़ा कर कर दिखाया है। तो इस तरीके का आप डायग्राम बनाओगे एंड देन यू विल शो इट, जो भी सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई वो। चलो, तो अब वापस ये थोड़ा साइड ट्रैक हो गया था, वापस अपनी मेन लाइन पर आते हैं। हम न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे थे। हमने न्यूट्रिशन में अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में देखा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी कैसे प्रिपेयर होता है फूड, तो उसमें हमने प्रोसेस का नाम पढ़ा फोटोसिंथेसिस। एंड देन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें आता है आंसर में सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, वाटर इज टेकन अप विद द हेल्प ऑफ रूट्स। सनलाइट तो है वो डायरेक्टली मिल जाता है। एंड क्लोरोफिल इज व्हाट, क्लोरोफिल इज दैट पिगमेंट ऑफ द that green colored pigment of the leaf that helps in absorbing of the sunlight. हाँ, अब ये एक क्वेश्चन बन सकता है, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। व्हाट इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट के एब्जॉर्ब होने वाली साइट फ्रॉम कौन सी साइट पर, एट विच प्लेस दैट सनलाइट इज गेटिंग एब्जॉर्ब। So the answer would again be the same, जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है वहीं पे सनलाइट एब्जॉर्ब होता है, दैट इज क्लोरोफिल। सेल, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। आपके पास में अगर नोटबुक है एंड इफ यू आर काइंड ऑफ कंफ्यूज और लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, सेल, सेल के अंदर आता है क्लोरोप्लास्ट और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आता है क्लोरोफिल। ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड पार्ट। एंड देयर आर 3 मेन इवेंट्स ऑफ अ फोटोसिंथेसिस, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस has been divided into 3 main parts. Number 1, absorption of light, that is energy. तो लाइट को एब्जॉर्ब करना, ये पहला पार्ट। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी into chemical energy, plus the splitting, that is the breaking of a water into hydrogen and oxygen. पानी आपने एब्जॉर्ब किया रूट्स ने, क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, तो ये सनलाइट आई, पानी के ऊपर गिरी, इसके कारण ये पानी टूट गया and it got converted into hydrogen plus oxygen. Can anyone recall what kind of reaction is this? Decomposition. Yes. और कौन से टाइप का डिकम्पोजिशन? 3 types of decomposition were there. Decomposition by heat or sunlight. Heat? नहीं, heat नहीं है, ये लाइट है। रिडक्शन कहाँ? ओके, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन तो कह सकते थे, बट दैट इज नॉट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आई एम वेरी मच हैप्पी विद द आंसर डिकम्पोजिशन एंड दैट्स अ करेक्ट आंसर, दैट इज व्हाट आई वांटेड। बट देयर वर 3 kind of decomposition. Which decomposition am I talking about? And Hayam is saying that it's heat. No, that's a wrong answer. Photolytic. Sunlight की photolytic, yes, that's a correct answer. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, this is because of sunlight, not because of sun heat. सन लाइट के कारण है, सन हीट के कारण नहीं है। अगर ऐसा होता ना, अगर हीट के कारण फोटोसिंथेसिस हो रहा होता ना, तो हम क्या करते पता है, आप ट्री के पास जाते हैं और ट्री के नीचे है ना आग जला देते हैं, या फिर ट्री के नीचे आप अपने घर का कुकिंग गैस लेकर जाते हैं और ट्री के नीचे रख देते और वो ट्री बाद में अपना फोटोसिंथेसिस करना चालू कर देता। तो नहीं, बिल्कुल ऐसे करेगा ही नहीं, क्योंकि वो गर्मी के कारण नहीं करता है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हीट,
that the photosynthesis occur. Photosynthesis is occurring because of light. तो आर्टिफिशियली कर सकते हैं क्या ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंट हम देखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सी दी एक्सपेरिमेंट. अगर आप मान लो पूरा बंद कमरा है, एकदम अंधेरा है, पूरा का पूरा ब्लैक कमरा है, और उस ब्लैक कमरे के अंदर अगर आप किसी भी प्लांट को रखोगे ना, ग्रीन प्लांट को रखोगे, तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने पूरा का पूरा कमरा ब्लैक कर दिया है, बंद कर दिया है, अंदर जरा सी भी लाइट लाने नहीं दे रहे हो. और अब आप क्या करो, उसी ब्लैक कमरे के अंदर अब आप लाइट चालू कर दो, बल्ब चालू कर दो, और उस बल्ब को एग्जैक्टली आपके प्लांट के ऊपर रख दो. तो नाउ दैट प्लांट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, और ग्लू आपका कार्बोहाइड्रेट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा वापस से. तो इट इज नॉट एग्जैक्टली द सनलाइट विच इज रिक्वायर्ड, it is to be precise the light which is required, and abundantly available light हमारे पास जो अर्थ पे अवेलेबल है वो है सनलाइट, and that is why we call के फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए. ऑब्वियसली हम बार बार हम लाइट चालू नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस चालू करवाने के लिए प्लांट्स के लिए. वो ऑटोमेटिकली कर रहा है, सनलाइट से लेकर लाइट लेकर कर रहा है, तो करने दीजिए ना, क्यों खाली फोकट में अपने को उंगली करनी है. एनीवेज, तो पहला पार्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट. सेकेंड स्टेप इज आफ्टर दिस लाइट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड, तो आपका वाटर इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ दिस सनलाइट, एंड दस वी कॉल दैट ये लाइट एनर्जी जो थी वो इस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. दस दिस लाइट एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी कैसे पता चल रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हम उसको केमिकल एनर्जी कह सकते हैं. कन्वर्जन ऑफ energy from light energy to chemical energy. This is your step number 2. अब यहाँ पे reduction of carbon dioxide to carbohydrates. अब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड था जो स्टोमेटा ने लिया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये हाइड्रोजन मिल जाएगा और आपको देगा C6H12O6. हमने देखा था चैप्टर 1 में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. कैन एनीवन हेल्प मी टू रिकॉल व्हाट वाज रिडक्शन रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं? सर हाइड्रोजन गेन था एंड ऑक्सीजन लॉस था. यस यस, आई गॉट द पॉइंट, करेक्ट. या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या तो ऑक्सीजन रिमूव होगा. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं और C6H12O6 बना रहे हैं. मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है. और वही थर्ड पॉइंट है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. सो जस्ट इमेजिन, आप जितना अच्छा किसी भी एक चैप्टर को प्रिपेयर करते हो तो दूसरे चैप्टर्स में उसका मीनिंग समझने में कितना आसानी हो जाता है. रिडक्शन शब्द का मीनिंग अभी डायरेक्टली 5th चैप्टर किया होता तो शायद समझ में नहीं आता, या डायरेक्टली ये 6th चैप्टर लिया होता तो समझ में नहीं आता. लेकिन आपने फर्स्ट चैप्टर कर दिया, रिडक्शन का मीनिंग समझ लिया, और जब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया है, तो दिमाग में बत्ती कितनी अच्छी जलती है और समझ में कितना अच्छे से आता है और याद भी रह जाता है वो पॉइंट, उसको रट्टा भी नहीं मारना पड़ता है. एंड दैट इज वाई ईच एंड एवरी चैप्टर को अच्छे से याद करना जरूरी है. कहीं ना कहीं पे उसका लिंक किसी ना किसी के साथ जुड़ता है और तभी वो समझने में, दूसरे चैप्टर को समझने में बड़ी आसानी पड़ती है. Any which ways, I am moving ahead then. Stomata का function. Now what are stomata? So we have already learned it. One more time I will explain it. Stomata are a tiny pores present on the surface of the leaves. It's a pore. Tiny pore का मतलब होता है छेद है वो जो leaf के bottom surface पे normally पाए जाते हैं. Now what is the function of stomata? So again an important question. What is the function of stomata? तो stomata के दो function कह सकते हो. Exchange of gases, that is carbon dioxide and oxygen. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम नॉर्मली मिस आउट कर देंगे. आपको जब स्टोमेटा का फंक्शन पूछा जाएगा तो ये पहला पॉइंट आप लिखोगे, दूसरा पॉइंट आप मिस आउट करोगे, दैट इज ट्रांसपिरेशन. और ये मिस आउट मत कीजिएगा. जब मैं बोल रहा हूँ कि इसको याद रखिएगा, ये वो पॉइंट है जिसको मिस आउट करते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स. यू डोंट मिस इट आउट बिकॉज मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ आपको, तो प्लीज याद रख लीजिएगा. दैट स्टोमेटा के दो फंक्शन है, एक तो गैसेस का एक्सचेंज करता है और दूसरा ट्रांसपिरेशन करता है. नाउ द क्वेश्चन में अराइज, व्हाट इज अ ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज नथिंग बट इट्स अ लॉस ऑफ वाटर वेपर. तो हाँ, आप आपके हिसाब से देख लो, आपकी खुद की सांस को देखो.
जिनको जो जो लोग स्पेसिफिकली स्पेक्स पहनते हैं उनको काफी अच्छे से पता होगा कि स्पेक्स खराब हो जाते हैं और उसको साफ करना होता तो आप क्या करते हो, मुंह में से थोड़ी सांस निकालते हो ताकि उसके ऊपर फॉग जम जाए और फिर बाद में कपड़े से साफ कर लेते हो। तो ये आपने सांस में से ये वाटर वेपर कहाँ से निकला? तो दिस शोज दैट जब भी रेस्पिरेशन करते हो और जब आप रेस्पिरेशन के द्वारा आप जब गैस को बाहर निकालते हो तो साथ में वाटर वेपर भी बाहर निकलता है। यहाँ पे भी प्लांट के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। प्लांट भी जब रेस्पिरेशन करता है, रिपीटिंग रेस्पिरेशन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद रेस्पिरेशन, बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना मतलब ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो जब आपका ट्री भी रेस्पिरेशन कर रहा होता है तभी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वो वाटर वेपर को भी छोड़ता है और उस वाटर वेपर को छोड़ने की प्रक्रिया को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब प्लांट्स में ये वाटर वेपर छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो हमारे स्पेक्स में साफ करने के वक्त जो छोड़ा गया वाटर वेपर है उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे एक और फंक्शन परफॉर्म किया जाता है बट मैं वो डिटेल को बाद में कभी समझाऊंगा। बट यहाँ पे ट्रांसपीरेशन शब्द का वर्ड को याद रखिएगा। ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस का मतलब समझ के रखिएगा कि ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाटर वेपर को रिलीज करना बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा वाटर वेपर भी रिलीज होता है, यानी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है। और दूसरा होता है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो रेस्पिरेशन में काम लगता है, फोटोसिंथेसिस में काम लगता है। सो दैट्स इट, इतना था आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैं फिर से जहां से रिपीटेशन बाकी है एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी कौन सा, कैसे? तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो वाटर को तोड़कर हो रहा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस के द्वारा। H2O वाटर इज गेटिंग डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। उसमें ऑक्सीजन गैस तो रिलीज हो जाएगा और वो जो हाइड्रोजन गैस था वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। सो रिडक्शन, थर्ड पॉइंट आ गया, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। These are the three main steps of photosynthesis that you need to remember. A very important question. इस वाले पार्ट में से अगर कोई एक क्वेश्चन मुझे पूछना हो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में से अगर मुझे 2 मार्क का कोई क्वेश्चन पूछना है तो दिस इज दैट क्वेश्चन दैट आई विल आस्क। या तो फिर ये नहीं पूछना तो दूसरा क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगा वो ये होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज exchange of gas, and the second point is loss of a large amount of water in the form of a water vapor by a process known as transpiration. Okay, now we will move on to the second part, heterotrophic nutrition. अब हेटेरोट्रॉफिक का मतलब तो समझ में आ गया कि भाई दूसरे लोगों ने, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म ने फूड बनाया और मैंने उसका फूड खा लिया, मैंने खुद अपना फूड नहीं बनाया, इसलिए मैं हेटेरोट्रॉफ कहलाऊंगा। आई एम अ हेटेरोट्रॉफ बिकॉज आई एम ईटिंग द फूड प्रिपेयर्ड बाय सम अदर ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड, जो हमने पूरा देख लिया ऊपर, और उसके अंदर मेजर पार्ट में ग्रीन प्लांट्स आते हैं। अब आता है हेटेरोट्रॉफ में 3 पार्ट, यानी कि दूसरों का भी फूड खाने के भी 3 तरीके होते हैं। एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब ये सारे शब्द भी थोड़े से अटपटे लग सकते हैं, एक एक को शांति से समझते हैं तो अटपटापन थोड़ा दूर हो जाएगा। हम चालू करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन से। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? तो दे आर समथिंग दैट लीव्स इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिजम्स। कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो अंदर रहेंगे या तो उसके स्किन के ऊपर बाहर की साइड पर रहते हैं। एंड व्हाट डू दे डू? एंड दे डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। और फिर जिसके अंदर रह रहे हैं, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहे हैं या जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहे हैं,
उस ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड डिराइव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल सबसे बेस्ट है टिक्स, TICKS, टिक्स, हिंदी में जिसे जूं कहते हैं, बालों में जूं लग जाती है। आपने जूओं की बालों में, वो आपको पता होगा, जूं काफी बार आ जाती है, किसी ना किसी आपने एक्सपीरियंस खुद भले पर्सनल किया हो ना किया हो, बट आपने इसके बारे में सुना तो होगा कि बाल में अगर जूं लग जाती है तो वो बहुत खुजली करती है। वो क्या होती है एग्जैक्टली, जुएं कैसे जीती है? तो इट इज अ पैरासाइट। जू एक पैरासाइट है। क्यों पैरासाइट है? उसको अपना न्यूट्रिशन पाने के लिए वो क्या करती है, वो आपके बालों के स्किन जो होती है उस स्किन को खाती रहती है, एंड दैट इज वाई वो अपना न्यूट्रिशन वहां से डिराइव कर रही है। एंड दैट दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे देखो, मैंने खुद अपना खाना नहीं बनाया, मैं भी दूसरों किसी का ही, मैं भी जैसे कि प्लांट का ही खाना बनाया हुए चीज को मैं खा रहा हूँ। लेकिन ये पैरासाइट तो क्या करता है, पैरासाइट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही पूरा का पूरा रहना, उसको रहने के लिए भी वहां चाहिए, या तो वो उसके अंदर रहेगा या तो उसके ऊपर रहेगा, और उसी में से बाद में वो जो खाना खा रहा है उसी में से वो भी खाना खा लेगा। तो वैसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं। इस न्यूट्रिशन की खासियत यह है कि वो जिस ऑर्गेनिज्म के पास से अपना खाना ले रहा है, जैसे कि जू आपके पास से खाना ले रही है, वो उस ऑर्गेनिज्म को पहले तो होस्ट कहते हैं, वो जान लेते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म के पास से वो खाना डिराइव करता है पैरासाइट, उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहते हैं। यहाँ पे आप जो हो, आपको होस्ट कहा जाएगा, क्योंकि आपके पास से जू ने खाना लिया। वो होस्ट ऑर्गेनिज्म को हानि भी पहुंचा सकता है, इट कैन कॉज डैमेज, वो डैमेज भी कर सकता है आपके ऑर्गेनिज्म को। सिर्फ डैमेज नहीं, काफी बार तो वो उनकी लाइफ भी छीन सकता है। इवन इट कैन टेक अवे द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट इज लिविंग और इनसाइड विच इट इज लिविंग। तो जैसे एक ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक होता है, एक टैपवॉर्म कर होता है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर जीता है। आपके इंटेस्टाइन वो हर एक के अंदर नहीं रहता है, लेकिन अगर आपने खराब पानी पी लिया तो वो खराब पानी के अंदर नॉर्मली टैपवॉर्म्स होते हैं, तो वो टैपवॉर्म्स आपने पी लिया वो खराब पानी, और टैपवॉर्म आपके अंदर चला गया। तो वो टैपवॉर्म फिर बाद में क्या करेगा, आपके इंटेस्टाइन्स की वॉल्स जो होती है उसको खाकर, या फिर आप जो खाना खा रहे हो उसी खाने में से अपना खाने न्यूट्रिशन डिराइव कर वो खाना खाता रहता है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो आपको बीमार भी करता है। यानी पैरासाइट हमेशा क्या करेगा, अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म को शांति से जीने नहीं देगा, उसको बीमार कर देगा, उसको डैमेज करेगा, या तो फिर मतलब उसको हार्म करेगा, या तो फिर उसको उसकी जिंदगी भी ले सकता है टू द एक्सट्रीम एंड पे अगर जाए तो। दिस इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सबसे अच्छे बच्चे अगर कोई है तो वो है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्यों सेप्रोफाइट्स को मैं अच्छा बच्चा बता रहा हूँ? क्योंकि ये है ना, सारी चीजों को, पूरे संसार को साफ करने का काम करते हैं। दे आर द वन दैट डिराइव्स देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो जो चीज मर चुकी है, जो चीज सड़ रही है, उनमें से उसी चीज को वो खा कर अपना पेट भरते हैं, और इस अपने पेट भरने की इस प्रक्रिया में वो एक और काम कर जाते हैं, ये एनवायरनमेंट को साफ कर देते हैं। इसलिए सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज वेरी गुड काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, गुड फॉर आवर इकोलॉजी, गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर काफी सारी ऐसी फंगी होती है। फंगी में जैसे कि आपने एक फंगी जो रेगुलरली आप लोग खा सकते हो और बहुत बार खाया भी होगा, ऐसा होता है कुछ, क्या है ये, क्या बना रहा हूँ, कोई बता सकता है? मशरूम। Yes, mushroom. Mushroom is a type of a fungi. It's a fungus. आप फंगी और फंगस में डिफरेंस भी बता देता हूँ, अब बात आई है तो। एक फंगस होता है और एक फंगी होता है, ये दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है? तो ये वर्ड जो है वो सिंगुलर है, और ये जो वर्ड है वो प्लूरल है, बस यही डिफरेंस था। बहुत सारे फंगस हो गए तो उसको हम फंगी कहेंगे। काफी लोग फंगाई, पता नहीं, बहुत सारे वर्ड्स है उसके लिए प्रोनाउंसिएशन के। सारे के सारे सही है, तो नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। तो अकेला एक है तो फंगस, बहुत सारे है तो फंगी। तो ये जो आपका मशरूम होता है वो एक फंगी होता है। और मशरूम कैसे जीता है, मशरूम अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है? मशरूम भी अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है फ्रॉम द डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो
जो भी नीचे ऑर्गेनिज्म उसके आसपास में मर जाते हैं, वो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स के पास में से ही वो उसको सड़ता रहता है और फिर उसका जो जूस बनता है उसी जूस में से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है. एंड दस it helps in cleaning the environment and also it helps us kind of in getting the mushroom which is kind of a tasty. तो काफी सबको किसी को पसंद आता हो तो अच्छी बात है. तो मतलब वो उनको खाने का भी मिल रहा है, हमको फंगाई खाने को मिल रही है और फंगाई साथ साथ में हमारा एनवायरमेंट क्लीनिंग का काम भी कर रही है. ऐसा ही सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एक और चीज का होता है. एक और आपने देखा होगा ईगल. ईगल भी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है. मतलब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के द्वारा ही अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं. कोई भी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी डियर है या कोई भी चीज मर गई तो वी ईगल फिर वहीं पे जाकर उसी डेड बॉडी में से ही अपना खाना प्राप्त करेगी. एंड दस ईगल इज वेरी मच. वल्चर नहीं हो सकता? वल्चर एंड ईगल. वल्चर yes, vulture also. Actually, not eagle. It is vulture. I am getting confused over here. It is vulture. That is what I was talking about. And by the way, vulture is one that ये वो चीज है जो इकोलॉजी हमने अभी देखा कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड द प्रॉब्लम इज कि आज वल्चर की टोटल जो कह सकते हैं पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम होती जा रही है. एक टाइम था जब बहुत ही ज्यादा वल्चर पाए जाते थे, टू दैट एक्सटेंट के आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट वल्चर नाम से एक प्रोजेक्ट चालू कर दिया है. वी हैव स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज प्रोजेक्ट वल्चर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वल्चर. वल्चर बचे रहे उसके लिए, क्योंकि वल्चर आजकल दिख ही नहीं रहे हैं जितने दिखने चाहिए और पॉपुलेशन धीरे धीरे ड्रास्टिकली उनकी डाउन होती जा रही है. एंड इसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर वल्चर नहीं रहेंगे तो ये डेड लिविंग और डेड बॉडीज को खाएगा कौन, और अगर कोई डेड बॉडीज को खाएगा नहीं तो वो सड़ती रहेगी और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बीमारी ला सकती है. वल्चर रहेगा तो वो पूरा का पूरा खत्म कर खाकर खत्म कर देगा, तो फिर क्या होगा कि वो बीमारी नहीं फैलेगी, एनवायरनमेंट साफ रहेगा. लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है. काफी सारे डेड ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही सड़ते हुए रहते हैं और धीरे धीरे वल्चर की पॉपुलेशन कम होती जा रही है. एक इंसिडेंट दिमाग में याद आ रहा है, लेकिन वो जब एसएस पढ़ेंगे तब हम और ज्यादा डिटेल में उसको देखेंगे. तो फिलहाल के लिए न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं. तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड देन देयर इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड द थर्ड पार्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. ये मैंने लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि ये सबसे सिंपल, ये वो चीज है जो सब लोग आपने आसपास में देखा होगा. हम सारे लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन है, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का फूड लेते हैं, खाते हैं और उसको फिर बाद में पचाने की प्रक्रिया करते हैं. पचाने के बाद उसमें से न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं और बाद में हमारा बॉडी का गुजारण करवाते हैं, हमारे बॉडी का मेंटेनेंस करते हैं. एंड दैट इज हाउ दिस वर्क्स. ये सारे होलोजोइक हो गए. सारे के सारे एनिमल्स नॉर्मली आप होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन के कैटेगरी में डाल सकते हो. अब इस होलोजोइक न्यूट्रिशन के भी आप 3 कैटेगरी जो बचपन में किया करते थे वो इधर कर सकते हैं. एक होता है जो प्लांट को खाता है, हर्बीवोर. एक जो होता है जो सिर्फ एनिमल को खाता है, कार्निवोर. हेलो, किसी का ऑडियो ऑन हो गया है. हाँ, और जो दोनों को खा सकता है वो ओमनिवोर्स. तो इस तरीके से ये सारे के सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन के पार्ट थे. एंड दस मैंने न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारे नाम एक बार आपको बता दिए. अब फिर से एक बार पूरे के सारे न्यूट्रिशन का पार्ट पूरा खत्म हो जाए, मतलब कि नाम जितने जानने थे वो सारे नाम आपने जान लिए. मैं एक बार अब आपको सारे के सारे नाम तुरंत सारे के सारे रिकॉल करवाते हैं. सबसे पहला पार्ट था, न्यूट्रिशन के 2 पार्ट है, एक है ऑटो और दूसरा है हीट्रो. तो ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक. हेटेरोट्रॉफिक के अंदर अगेन यू कैन हैव 3 पार्ट्स. चलो बताओ कौन से 3 पार्ट है. एक तो मैं बता रहा हूँ होलोजोइक, दूसरा सब पैरासिटिक. सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक. सेप्रो एंड पैरा. और फिर होलोजोइक के 3 पार्ट और कर सकते हो जो आप बचपन में काफी टाइम से आपने कर रखे हैं. वो तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. And thus you have in front of you the complete flow chart of all the kinds of different nutrition
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन प्राप्त करने के अलग अलग तरीके। खुद बना के खा लो, दूसरा का बनाया हुआ खाओ। दूसरों का बनाया हुआ खाने में 3 प्रकार हो सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली दूसरों का बना हुआ खा रहे हो, वो तो हो गया, या कोई मर गया उसमें से खा रहे हो तो वो हो सकता है, या तो तीसरा किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रहकर डायरेक्टली उसके पास से न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हो। अगर आप किसी और का बनाया हुआ खा रहे हो तो उसमें भी 3 पार्ट है, या तो प्लांट में से खा सकते हो, या तो एनिमल को डायरेक्ट खा सकते हो, या तो एनिमल और प्लांट दोनों को खा सकते हो। तो इस प्रकार से हर्बी और कारग्नी और ओमनी हो गया। एंड दैट्स इट, ये आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड पार्ट के डिफरेंट टाइप्स खत्म हुए। हम न्यूट्रिशन में हमारा न्यूट्रिशन भी पढ़ेंगे, अमीबा का न्यूट्रिशन भी पढ़ेंगे। आज मैं अमीबा का न्यूट्रिशन खत्म करता हूँ एंड देन वी विल स्टॉप टुडेस क्लास। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड? तो नॉर्मली ऑर्गेनिज्म में यूनिसेल्युलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहेगा तो उसको उसके पास अपने जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी। एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब खाने के लिए दांत होते हैं, चबाने के लिए, टेस्ट लेने के लिए हमारे पास टंग होती है, फिर वहां से वो पास होता है और आपके पेट में जाता है, पेट में वो पूरा अच्छे से क्या कहते हैं डाइजेस्ट होता है, फिर इंटेस्टाइन्स आता है, और ऐसा बहुत लंबी प्रोसेस होती है। ये पूरी अच्छी लंबी एक टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्यों है ये हमारे अंदर ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मल्टी सेल है, मल्टी सेल्युलर है, मतलब बहुत सारे सेल से बने हुए हम ऑर्गेनिज्म है, और इसलिए हम अफोर्ड कर सकते हैं हर एक चीज को अलग अलग पार्टीशन करने का। अब ये बेचारा है एक सेल का, अब उस एक सेल में कहाँ वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम रखेगा, कहाँ वो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम रखेगा, कहाँ वो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम रखेगा, कहाँ अपना दिमाग रखेगा, कहाँ वो नर्वस सिस्टम रखेगा, कहाँ वो स्केलेटन सिस्टम रखेगा, कहाँ इतनी सारी चीजें पॉसिबल है? एक ही तो सेल है, छोटी सी जान है, और उसमें आप ये सारी चीजें डालने की बात करोगे तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बड़ा सिंपल होता है। वो क्या करते हैं, वो इट टेक्स द फूड थ्रू इट्स एंटायर सरफेस, यानी उनके पास मुंह नहीं होता है, दे डोंट हैव एनी माउथ, हमारे जैसा मुंह नहीं होता है। उनका जो होता है वो पूरी की पूरी बॉडी जो है वही उनका माउथ है। इट कैन टेक द फूड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, कहीं से भी वो खाना ले सकते हैं थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल। वो सेल के सारे सरफेस में से कहीं से भी खाना ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पे देखा अमीबा या पैरामोशियम आर वन ऑफ दोस ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे अमीबा का न्यूट्रिशन हम देखेंगे क्या होता है। तो देखो, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमीबा creates something called as pseudopodia. The word आगे which has appeared earlier also, but maybe you must have not have realized at that time, शायद इतना ज्यादा डिटेल में ना पढ़ा हो, but आज आपको ये नाम परफेक्टली याद रखना पड़ेगा। और नकली, हाँ, yes exactly, डुप्लीकेट, नकली, false, मीन्स हाँ false fit, सर फेक yes exactly, हाँ false cavity भी आया था। तो यहाँ पे सूडो का मतलब क्या होता है ना, सूडो का मतलब होता है नकली, समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है, इट्स फॉल्स, लेकिन कुछ समय के लिए वो उसके जैसा दिख रहा है, इसलिए उसको सूडो कहते हैं। और सूडो का मतलब नकली, और पोडिया, पोडिया का मतलब होता है फीट, पांव। तो नकली पांव जैसा ये कुछ क्रिएट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर सूडोपोडियाज, यहाँ पे देखो दिखा रखे हैं, दिस एंड दिस, ये 2 पार्ट सूडोपोडिया है। तो अमीबा अपने शेप को बड़े आसानी से चेंज कर सकता है, तो वो इस प्रकार का पहले सूडोपोडिया बनाएगा। उसने देखा यहाँ पे खाना अवेलेबल है, वो खाना देखकर उसने क्या किया, अपना सूडोपोडिया अवेलेबल, उसने अपना सूडोपोडिया बनाया। सूडोपोडिया का मतलब कह सकते हो एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को उसने एक्सटेंड कर थोड़ा खींच कर ऐसा बना दिया। देन व्हाट डज इट डू, वो उस फूड को कैप्चर कर लेगा, it will capture the food. After the food has been captured, what is created is called as food vacuole. ये जो क्रिएट हुआ, ये फूड अब बीच में फंस चुका है, आसपास में सब जगह अमीबा है और बीच में फूड आ गया। तो इस चीज को, ये जो बीच में जो छेद क्रिएट हुआ है, उस छेद को हम फूड वैक्यूल कहते हैं। सो इट टेक्स इन द फूड थ्रू दिस फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल के द्वारा वो उसने अपने अंदर फूड को ले लिया। अब एक बार फूड अंदर आ गया, फिर क्या होता है, फूड का डाइजेशन स्टार्ट होगा। इस फूड वैक्यूल में फूड डाइजेशन स्टार्ट होगा। एंड हाउ डज द फूड डाइजेशन, फूड डाइजेशन का मतलब होता है ये फूड को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया जाएगा,
उसका जूस बना दिया जाएगा एक तरीके से। और एक बार वो उसका जूस बन गया, बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस बाद में समझते हैं, बट बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस जो भी सारी चीजें काम की है वो अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो भी बिना काम की चीज है उसको वो अनडाइजेस्टेड फूड को वो बाहर निकाल देगा। इट विल थ्रो इट आउटसाइड अगेन बाय द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, एंड देन मूवमेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल एंड इज थ्रोन आउट। तो बेसिकली वही बाकी सारी चीजों को इट इज थ्रोन आउट। आई एम रिपीटिंग द होल प्रोसेस वंस अगेन। उसने फूड पार्टिकल देखा, फूड पार्ट दिखा मतलब यहाँ पे एक्चुअली देख नहीं सकता है, इट डजंट हैव द आई। व्हेन आई से देखा इट मींस इट जस्ट फेल्ट, इट फेल्ट थ्रू इट्स टच। वो टच के द्वारा फेल कर सकता है, फील कर सकता है। जैनिज्म में जिसे एक इंद्रिय जीव कहते हैं वो यही है, जिसको एक इंद्रिय होती है, जिसको एक इंद्र मतलब कि एक ही सेंस ऑर्गन होता है। इट कैन सेंस ओनली वन थिंग। हमारे पास 5 सेंस है, इनके पास सिर्फ एक ही सेंस होता है, वो भी टच का। तो वो टच के द्वारा ही फील कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, ये अमीबा, पेरामोशियम, ये सारे। तो उन्होंने ये फूड पार्टिकल्स को टच किया, उनको समझ में आया कि फूड पार्टिकल है, तो व्हाट विल इट डू, इट विल क्रिएट सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के द्वारा वो फूड कैप्चर करेंगे। फूड कैप्चर करने के बाद फूड वैक्यूल क्रिएट होगा। फूड वैक्यूल क्रिएट होने के बाद फूड का डाइजेशन होगा उसके अंदर। फूड डाइजेशन के बाद डिफ्यूजन के द्वारा वो सारे के सारे काम की चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगा और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक देगा। अब डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज का मूवमेंट होना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर डिफ्यूजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल दे सकते हो, पानी का ग्लास लिया और उसके अंदर आपने इंक का ड्रॉप डाला, तो वो इंक का ड्रॉप क्या करता है, पूरे के पूरे पानी में फैल जाता है। दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज डिफ्यूजन प्रोसेस। तो बिल्कुल उसी तरीके से फूड पार्टिकल्स के अंदर भी जो सारे काम की चीज थी वो आप पूरे के पूरे सेल में डिफ्यूज हो जाएगी और अनवांटेड चीज को फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। सो दैट्स इट, दिस वाज द फूड प्रोसेस ऑफ फूड इनटेक बाय अमीबा। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, सारे के सारे डायग्राम आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तो मैं कोई भी एक डायग्राम ऐसा नहीं बोलूंगा कि नॉट इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी डायग्राम इन योर बायोलॉजी टेक्स्ट बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। तो हर एक डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करनी है। आज हमने 3 डायग्राम देखे, यहाँ पे मैं अपना पार्ट खत्म करता हूँ। पेरामोशियम का और वो सारी बात में हम पेरामोशियम का भी देख लेते, छोटा सा ही पार्ट है। पेरामोशियम क्या करता है, उसके ऊपर सीलिया होता है। वो सीलिया क्या होता है, सीलिया एक प्रकार से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेरामोशियम को ऐसा स्लीपर जैसा दिखता है। स्लीपर के इसके आसपास में ऐसे बहुत सारे बाल होते हैं, बाल नहीं होते बट बाल जैसे होते हैं, इसलिए हेयर लाइक बोलते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर हाँ मूवमेंट માટે હોય ને। हाँ मूवमेंट में काम लगता है, मूवमेंट के साथ साथ वो फूड इनटेक के लिए भी काम लगता है। तो सीलिया की तरह फूड इनटेक करता है, टेक्स अ फूड स्पेसिफिकली एक ही जगह से वो इनटेक कर लेगा, यहाँ से इनटेक करता है और जैसे यहाँ पे प्रोसेस हुआ वैसा ही होता है। पेरामोशियम में कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नथिंग, यहाँ पे कोई आपका डायग्राम भी नहीं है। यू डोंट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एज वेल ओवर हियर, नथिंग देयर। सो वेरी सिंपल पार्ट, दैट्स इट। यहाँ पे पेरामोशियम का सिर्फ ये याद रखना है कि सीलिया के थ्रू इनटेक करता है फूड को और सीलिया पूरे के पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है। यस, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द डायग्राम दैट वी डिड टुडे। 3 डायग्राम्स। नंबर 1 वाज एक डायग्राम तो ये अमीबा वाला हो गया, अमीबा के फूड इनटेक का। दूसरा डायग्राम ये था ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यू नीड टू प्रिपेयर दिस डायग्राम एज वेल। एंड द थर्ड डायग्राम that we did was this cross section of the leaf. All the 3 diagrams are very important. As an extra homework for today, this you will be sending me in the WhatsApp itself. WhatsApp के ग्रुप में ही आप भेजोगे, ग्रुप में भेजना, पर्सनल में मत भेजना। आई एम रिपीटिंग, सेंड इन द ग्रुप, सेंड इट इन द ग्रुप। क्या भेजोगे, ये तीनों डायग्राम को 2 times बनाना है। Prepare all these 3 diagrams 2 times in your homework notebook, not in your classwork notebook, in your homework notebook. होमवर्क नोटबुक में 2 बार इसको बनाकर मुझे आज भेजिएगा। ये तीनों डायग्राम चाहिए, ऑल द 3 डायग्राम्स। सेंड इट इन द ग्रुप। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। किसी को कुछ पूछना हो तो